देखिए शनिचर रात 9:26 पर सिर्फ न्यूज 18 उर्दू पर। आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो करियर में और मैं हूं आपके साथ शगुफी खान। नाजरीन, करियर से मुताल्लिक आपके जो भी सवाल हैं आप हमसे पूछ सकते हैं और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं। सर, तहे दिल से इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन्हीं नंबर्स के जरिए आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब, अपने नाज़रीन को बताते चलें क्योंकि बहुत अहम होते हैं बोर्ड एग्जाम और डेट शीट आउट हो गई है, तो ऐसे में प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पहला सवाल मेरा यही कि कैसे तैयारी करें। देखिए, ख़ास तौर से मैं उन बच्चों को आज ये बताना चाहता हूँ जो 10वीं और 12वीं क्लास में हैं और जिनकी अभी CBSE के बोर्ड के एग्ज़ाम की जो अभी डेट शीट है वो निकल गई है, पब्लिश हो गई है। उसके बाद जो सबसे अहम पार्ट है वो ये है कि अभी बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड्स होने जी। तो मुझे लगता है कि बच्चों को जो तैयारी करने का तरीका, देखिए, एक तो घबराए ना बच्चे, जो जाहिर है बड़ा नेचुरल होता है कि आपका एग्ज़ाम होता है तो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है। फिर जो सबसे अहम हो जाता है वो पेरेंट्स का और पीयर प्रेशर जो कहते हैं ना, आप जहाँ पर होते हैं, जहाँ आपके पेरेंट्स होते हैं या घर में और लोग होते हैं, उनका बड़ा प्रेशर होता है बच्चे को। हर वक्त जो बच्चे का बोर्ड एग्ज़ाम होता है और ख़ास तौर से जिस दिन डेट शीट आती है उसके बाद तो पूरा प्रेशर हो जाता है कि भाई पढ़ाई कब कर रहे हो, तैयारी कैसी हो रही है, क्या पढ़ाई कर रहे हो, तो बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर आता है। सबसे पहले तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा जो हमारे ख़ास तौर से पेरेंट्स हैं कि बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना करें। बच्चे को ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, क्योंकि देखिए जो पूरे साल बच्चे ने पढ़ाई की है उस पर सब डिपेंड करता है कि किस तरह से तैयारी की जाए। बिल्कुल, और प्रोफेसर साहब प्रेशर डालना भी नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे जो पढ़ते हैं ना वो भूल जाते हैं प्रेशर में। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। हमारे साथ एक कॉलर इस बीच जुड़ गए हैं प्रोफेसर साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं बानीपुरा गुरेज से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल बताइए। जी, मैंने 12th किया है। ठीक है, किस चीज से किया है? नीट की कोचिंग कर रहा हूँ। वेरी गुड, ठीक है जी सर, अभी मुझे बताइए किस हिसाब से पढ़ना क्या है। ठीक है, ठीक है। देखिए जी बिल्कुल ठीक है, बताते हैं। आपकी जो आप जाहिर है आपने पूरे साल तैयारी की है, आपने पिछले साल 12वीं जैसे आपने बताया पास की हुई है और नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो नीट के लिए एक प्रोफेशनल आपको एक तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ख़ासतौर से नीट के जो ट्रेंड है, नीट के जिस तरह के पिछले पेपर्स आते हैं आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। और मेरा अपना पर्सनल ये मानना है कि थोड़ा सा फ़िज़िक्स पे आप फोकस ज़्यादा करें। फ़िज़िक्स को अगर आप अच्छी तरह से कर पाएंगे, अच्छी तरह से उसमें स्कोर करेंगे, तो बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो पार्ट है वो जनरली लोग कर लेते हैं आसानी से। लेकिन फ़िज़िक्स पे अगर आपका फोकस होगा और उसमें अच्छा स्कोर होगा तो आपके तो ओवरऑल स्कोर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और प्रोफेसर साहब, क्योंकि हम हमेशा करियर से रिलेटेड ही इस शो में बात करते हैं, हमारा शो ही करियर के ताल्लुक से है, तो 12th के एग्ज़ाम के बाद जो बच्चों के लिए सबसे अहम होता है वो ये कि कौन सा कॉलेज जो है वो चूज़ करें, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है कि वो कौन सी साइड से 12th कर रहे हैं, किस साइड से उनको जाना है, किस कॉलेज में जाना है, ये बहुत अहम हो जाता है। ऐसे में अगर जिस कॉलेज में वो जाना चाह रहे हैं वहाँ उनका नंबर नहीं आता है तो उनके लिए क्या रास्ते हैं, क्योंकि निराश अक्सर बच्चे हो जाते हैं। आपने बहुत अहम बात की, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के ताल्लुक से बात हो रही थी उसको कंप्लीट कर लूं। देखिए, बच्चों को मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा, जैसे मैंने पेरेंट्स को सजेस्ट किया कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ना करें, लेकिन हाँ विजिल ज़रूर रखें, क्योंकि बच्चे को इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एक तो बच्चे के खाने का बहुत ख्याल रखें और बच्चे के डिस्टर्बेंस का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि देखिए आपकी बहुत सारी चीज़ों से बच्चे पे डिस्टर्बेंस होता है। आजकल जो हालात हो रहे हैं, ख़ास तौर से उसके डिस्कशंस हैं, घर में भी होते हैं, उस पर थोड़ा सा ख्याल रखें कि बच्चे के ऊपर असर पड़ता है, तो बच्चे को ज़रा फ्री छोड़ें इस तरह से, वो भी बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, एक कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़े हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मेरठ से मोहम्मद उवैस बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल बताइए। मैम, मैंने रिसेंटली NIOS से सेकेंडरी कोर्स कंप्लीट किया है। वेरी गुड। और मैं 63.4% आए हैं। ठीक है। अब मुझे आगे मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ क्योंकि कुछ मैं अफवाह सुनता रहता हूँ कि जो ये ह्यूमैनिटी साइड से आर्ट साइड में स्कोप नहीं है एंड अकाउंट्स में काफी स्कोप है और जो PCB PCM इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, पर मेरा इंटरेस्ट है वो अकाउंट्स में है आगे को। अभी आपने 10th किया है, जो ये आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहे उसमें?
मैथ्स आपने था उसमें आपके मेरे हिंदी इंग्लिश पास? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और सोशल साइंस। ठीक, देखिए जैसा कि आपका सवाल था कि अकाउंटेंसी में स्कोप ज़्यादा है, देखिए स्कोप तकरीबन अगर देखें तो सब में स्कोप होता है, लेकिन ज़ाहिर है कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, उनमें प्रोफेशनल जॉब्स आसानी से होती हैं या नंबर उनके ज़्यादा होते हैं, इसलिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन जहाँ तक आप अकाउंट्स की बात करें, अकाउंट्स में बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और अकाउंटेंसी का एक बहुत बड़ा स्कोप है। अगर आपका इंटरेस्ट अकाउंट्स में है तो बिल्कुल अकाउंट्स आपको जाना चाहिए, वरना ह्यूमैनिटीज़ में भी बहुत सारे करियर के स्कोप्स हैं, तो आपको देखना है आपका इंटरेस्ट किस में। चलिए, और एक और कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मेरा नाम सैफुद्दीन है। जी सैफुद्दीन साहब, अपना सवाल बताइए। जी मैम, मेरा सवाल ये है मैम। जी, सवाल पूछें। जी, हम आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल बताइए। जी मैम, मेरा सवाल ये है मैम कि मैम मुझे एस्ट्रोनॉमी करना है और इसके लिए मुझे कोई पाथ नहीं मिल रहा है मैम, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अभी आप कौन सी क्लास में हैं? सर अभी मैंने 11th के एग्जाम दिए हैं सर। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके पास? सर मेरा नॉन मेड लिया हुआ है। ठीक, देखिए ख़ास तौर से जिस तरह का आप सवाल की बात करें, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं, तो पहले आपको 12वीं क्लास अपनी अच्छी तरह से पास करनी है। और हम आपको ये नहीं समझ पाए कि आप किस जगह से बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि उसे अगर जहाँ आप कहीं दूर हैं, वरना दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU में आपके बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। असल ये है कि आपको एक ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करना है, उसके बाद आप जो भी जिस तरह की फील्ड में भी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। बिल्कुल, और एक और कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो, किया जाए कि उनको भी ये फायदा मिले। हेलो जी, अपना सवाल बताइए। मेरा सवाल है, मैं एक्टिविस्ट हूँ जम्मू कश्मीर से हूँ, मुश्ताक पहलगामी मेरा नाम है। मेरा सवाल है थोड़ा हटके है लेकिन जरूरी बनता है कि जो हमारी मुल्क की बड़ी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है या स्कूल्स है, वहाँ पे हमारी जो फार एरियाज, खासकर मैं पहलगाम की बात करूँ या अपर एरियाज की बात करूँ, वहाँ के बच्चों को फायदा नहीं मिलता, वो नहीं पहुँच पाते वहाँ इन यूनिवर्सिटीज में, इन कॉलेजेस में। तो उनके लिए क्या किया जाए कि उन तक हम पहुंचे, कि उनको इसके लिए रागिब करें कि वो वहां तक पहुंचे, क्योंकि उनके लिए तो एक अजीब चीज लगता है कि अगर उनको कहा जाए, खासकर मैं पहलगाम की बात करूँ, हम तो बड़े जो डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, लेकिन चीजें बच्चों को पता नहीं है कि हम यहाँ पहुंचे। तो मेरा ये है कि किस तरह से आना चाहिए, कैसे आना चाहिए इन बच्चों को, वो मेरा मतलब है कि वहाँ पे कैसे हमारे बच्चे। ठीक है, समझ गए हम। मुश्ताक साहब, हम आपसे बल्कि दरख्वास्त करेंगे कि आपको रीच आउट करना चाहिए एज एन एक्टिविस्ट। बहुत सारी हम लोगों की भी ये कोशिश इस करियर शो से यही होती है कि हम उन लोगों तक पहुँचें जहाँ तक बात नहीं पहुँच पाती। हम अपने टीवी के ज़रिए से उन तक पहुँचना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि उनके करियर ऑप्शंस क्या हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि इन यूनिवर्सिटीज़ में उनके एडमिशन्स हो सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कहाँ नौकरियाँ मिल सकती हैं। ये कोशिश मुझे लगता है कि लोकली भी आपको और आगे स्प्रेड करनी चाहिए, जहाँ पर टीवी या कोई और ज़राए से चीज़ें नहीं पहुँच पाती। तो हमारी आपसे भी दरख्वास्त है, बाकी तमाम उन लोगों से दरख्वास्त है जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं या किसी भी तरह का सोशल वर्क कर रहे हैं और करियर से जुड़ी चीज़ों को बच्चों तक ये पहुँचाना ज़रूरी होता है, क्योंकि टैलेंट हर जगह है। जहाँ जिस तरह का बच्चे के पास रिसोर्स है वो उस रिसोर्स को यूज़ करे। आजकल बहुत सारी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी हैं, जहाँ पर ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर किस तरह से डिस्टेंस के थ्रू काम किया जा सकता है, किस तरह से बच्चे मेन स्ट्रीम कहाँ आकर कोई पढ़ाई कर सकते हैं, ये मुझे लगता है कि हम सबकी जिम्मेदारी है और उसमें ज़्यादा बड़ा रोल लोकल लोग प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल, और प्रोफेसर साहब, कई कॉलर्स इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हम तो कश्मीर से है, अनंतनाग से। जी सवाल बताइए। सर हमारा सवाल ये है कि मेरा बच्चा IPS करना चाहता है। IPS उसका शौक है IPS। तो सर उसके लिए कौन से सब्जेक्ट अच्छे रहेंगे? अभी कौन सी क्लास में? वो अब तो 11th स्टार्ट। ठीक। हाँ सर, देखिए 11th में है, अभी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट तो अपने सेलेक्ट कर लिए होंगे। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है कि आपके पास ग्रेजुएशन आपको करना है। लेकिन जो ग्रेजुएशन के वक्त अभी बहुत अच्छा है कि अभी से बच्चे ने जहन बनाया हुआ है, तो इस तरह की पढ़ाई, इस तरह की तैयारी शुरू करें, ख़ासतौर से जनरल स्टडीज़ के ताल्लुक से, और किस तरह के अखबार को पढ़ना है, कौन से अखबार के कॉलम्स को पढ़ना चाहिए, इस तरह के बहुत सारी सजेशंस होते हैं। और मुझे लगता है कि आपको वहाँ कुछ टीचर्स से, और जो वहाँ IPS ऑफिसर्स मौजूद हैं आपके इलाके में, ज़ाहिर है सब जगह तैनाती होती है, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए और बच्चे से कहिए कि अभी जनरल स्टडीज़ पे फोकस करें अपना और ग्रेजुएशन पे फोकस करें। उसके बाद
फाइनली जो सिलेक्शन होता है वो आपके मेंस वगैरह का वो आप कर सकते हैं। बहुत सारी आईपीएस या सिविल सर्विसेज की जो कोचिंग्स हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं रेजिडेंशियल, लेकिन वो सारी ग्रेजुएशन के बाद होती हैं। तो अभी जो मेन है उस पर तैयारी उनकी जनरल स्टडीज़ पे होनी चाहिए। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़े हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बताइए। जी, मैं निसार अहमद बोल रहा हूँ श्रीनगर जे&के से। जी निसार साहब, सवाल बताइए। जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के स्कोप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं टीवी पे, जी, तो सेरिकल्चर भी एक सब्जेक्ट है, तो मुल्क के कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज में सेरिकल्चर की डिग्री ऑफर हो जाती है, और जो बच्चे सेरिकल्चर की डिग्री करके निकलते हैं उनके लिए क्या जॉब एवेन्यूज और अपॉर्चुनिटीज हैं? स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं आप? किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? हेलो एग्रीकल्चर। निसार साहब, हम समझ नहीं पाए, आप एग्रीकल्चर के ताल्लुक से पूछे हैं स्टैटिस्टिक्स? सेरिकल्चर की, सेरिकल्चर एग्रीकल्चर सिल्कवर्म की, सेरिकल्चर सिल्क कल्चर। अच्छा, सिल्क कल्चर की बात कर रहे हैं। देखिए, कुछ बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड्स होती हैं, उसमें आपको जाहिर है उन्हीं स्पेशलाइज्ड फील्ड से रिलेटेड जहाँ पर जॉब्स होती हैं उसमें ही आपका स्कोप होता है। तो कहीं ना कहीं लिमिट करता है वो अपने आप को, और यहाँ पर मुझे इतनी तफसील शायद बताने का हमारे पास वक्त भी नहीं है, और वो उसके लिए थोड़ी सी आप उसके लिए बहुत सारे और रिसोर्सेज हैं, उसमें आप देख सकते हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो हाँ जी, हेलो जी, अपना सवाल बताइए। मैं हेलो जी, सवाल बताइए अपना। मैं बोल रहा हूँ श्रीनगर से। जी, सवाल बताइए। फरमाएं। मैं कहता हूँ मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास किया है, अब मैं IBR पास करना चाहता हूँ। मैट्रिक के बाद क्या करना चाहते हैं? हाँ जी, आपने क्या किया है हम समझ नहीं पा रहे, आप एक बार। मैंने डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, मैकेनिकल अब इंजीनियर। क्या करना चाहते हैं? उसके बाद मैं करना हूँ IBR पास करना चाहता हूँ। IBR करना चाहते हैं? हाँ हाँ। ये क्या चीज़ होती है? IBR होता है वो जो बॉयलर होता है, इंडियन बॉयलर रूल्स होता है, पढ़ने होते हैं। अच्छा, ठीक है। देखिए, मुझे लगता है कि जो आप ख़ासतौर से बॉयलर रूल्स की बात कर रहे हैं वो सेफ्टी में आता है। जो आपका HSC ख़ासतौर से आपका सेफ्टी के जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड डिप्लोमास होते हैं, तो वो सर्टिफिकेशंस हैं बेसिकली जिसकी आप बात करें। तो आपको उनकी साइट्स पे जाना होगा और उसको अप्लाई करना होगा, उसके बाद सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम होता है और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो मुझे लगता है वो आपको देखना चाहिए कहाँ से आपके लिए मुनासबत हो सकती है। बिल्कुल। और इस बीच कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल बताइए। मैंने BCom ऑनर्स किया है जी, और मुझे बैंकिंग में जॉब करनी थी, तो मुझे बताइए मुझे क्या करना है। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखिए, बैंकिंग में आजकल नंबर ऑफ जॉब्स अच्छी खासी हैं, आपको थोड़ी प्रिपरेशन करनी होगी। उसमें बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हैं जिनकी कुछ गाइडलाइंस भी हैं, और ख़ासतौर से PO के अगर हम देखें तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उसकी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है PO के एग्ज़ाम के लिए ये होती है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए, आप 6 महीने से 8 महीने की प्रिपरेशन अच्छी तरह से करते हैं तो आप ईजीली उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बताइए। हाँ जी, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरा जो क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड के रिगार्डिंग है, जी, तो शायद एक्चुअली वो जो लाइव नहीं हो गई कि वो चीजें भी देखे, तो उसके बदले मैं आपको से बात करना चाहता हूँ। बताइए। तो मेरा ये सवाल है कि मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से जो मेरी फ्रेंड है, तो उन्होंने MAd वहाँ से कंप्लीट किया है, जी, तो वो आगे वो MPhil करना चाहती है। बट मसला यह है कि यहाँ पर जो नेट ब्लॉकेट था 5-6 महीने से कंटिन्यूसली, तो किसी आउट ऑफ स्टेट की किसी यूनिवर्सिटी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो सका। तो उस रिगार्डिंग मुझे आप बता दीजिए कोई सजेशन जो ठीक रहेगा, और जो अभी रिसेंटली 1-2 महीने में जो हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, जनवरी में तकरीबन बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके ख़ासतौर से MPhil और PhD से रिलेटेड फॉर्म्स आते हैं। तो मुझे ये लगता है कि उनको उसको देखना चाहिए, और आप उसके लिए जितनी तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी वेबसाइट को ज़रूर चेक कर सकते हैं, और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के ताल्लुक से जनवरी में इस तरह के फॉर्म्स आते हैं, तो जनवरी में ज़रूर आपको ये चेक करना चाहिए। जी, बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं आसिफ श्रीनगर से बोल रहा हूँ। जी, सवाल बताइए। मैंने PhD एग्रीकल्चर किया हुआ है, मेरे लिए क्या जॉब एवेन्यूज और अपॉर्चुनिटीज हैं? ठीक। देखिए, PhD आपने एग्रीकल्चर किया तो एकेडमिक्स आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन बहुत सारे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, आप उनको ऑप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा
बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ख़ास तौर से एग्रीकल्चर रिसर्च करती हैं, उनको आपको ज़रूर आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसके साथ आप फेलो हो सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ख़ास तौर से रूरल डेवलपमेंट में और एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनके डेवलपमेंट पे काम करती हैं, जो फाउंडेशंस हैं, कॉर्पोरेट की फाउंडेशन है, CSR के अंडर उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करके उनके साथ रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हम कश्मीर से बोल रहे हैं। जी बताइए। सवाल बताइए। एक्टिंग करियर के लिए क्या करना पड़ता है? आप अपना सवाल दोहराइए, हम सुन नहीं पाए उसको पूरी तरह से। करियर इन एक्टिंग। करियर इन एक्टिंग, ओके। तो अभी आपने कोई पढ़ाई की है? जी अभी मैं मैट्रिक पास करने वाला हूँ। ठीक है, आप ग्रेजुएशन और कर लीजिए। देखिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हमारे यहाँ एक्टिंग का पूरा एक कोर्स है, मास कम्युनिकेशन, सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन में जो AJ के MCRC है, वहाँ से आप अपना एक्टिंग में कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं मास कम्युनिकेशन और उसके जो ख़ासतौर से PG डिप्लोमा इन एक्टिंग भी देते हैं। तो इस तरह के आपको और कॉलेजेस मिल सकते हैं जहां आप अपना पूरा एक कोर्स कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको तैयारी ये करनी होगी, एक पोर्टफोलियो आपको बनाना होगा, आपको एक्टिवली इंगेज होना होगा अपने जहाँ भी कॉलेज स्कूल के जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, खासतौर से थिएटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व रहिए, वो आपकी बहुत मदद करेंगी जब आप एडमिशन लेने आएंगे। बिल्कुल। और हमारे साथ कई फ़ोन कॉलर्स जो हैं वो लाइन पर हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम मैं पहलगाम कश्मीर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मुझे IAS करना है। जी वेरी गुड। अभी आपने क्या मुझे किया? उसके लिए कैसे मेहनत करना पड़ेगा? अभी आपने क्या किया है? हेलो, अभी मैंने आप कौन सी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। वेरी गुड। देखिए आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आपके लिए बहुत सारी ऐसी हमारी खासतौर से रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमीज़ हैं। उसमें जामिया मिल्लिया की एक रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक कोचिंग एकेडमी है, उसके अलावा हमदर्द में कोचिंग एकेडमी है, उसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट कोचिंग एकेडमीज़ भी हैं जो तकरीबन फ्री हैं। वो हैदराबाद में भी उसमें एक है। तो आपको एक तो उनके साथ आपको ज़रूर रब्त करना चाहिए और उनको अप्लाई करना चाहिए वहाँ भी, क्योंकि एक एग्ज़ाम होता है। लेकिन उससे पहले आपको तैयारी करनी होगी। ख़ासतौर से आपको अपना फोकस जनरल स्टडीज़ पे करना चाहिए, क्योंकि वो एक वास्ट सब्जेक्ट होता है, उसकी तैयारी करें। पुराने जो इस तरह के आप पिछले सालों के पेपर्स आते हैं उनको ज़रूर देखें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी ख़ासतौर से अखबार को तो रेफ़र आपको करना है और ख़ासतौर से इकोनॉमिक्स को आपको रेफ़र करना होगा। इस तरह की चीज़ों को आप पढ़ें और तैयारी शुरू करें। और कुछ लोगों से अपने जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ कुछ ना कुछ टीचर्स या जो ऑफिसर्स ऑलरेडी हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया हो, उनसे ज़रूर उनसे रब्त बनाए, उससे आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। और एक और कॉल हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो मेरी सर, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि सर ये एग्ज़ाम कब होता है यहाँ में? किस चीज़ का? इसी का जो आपने बताया M.Pharm के लिए एग्ज़ाम होता है जामिया और AMU में। M.Pharm का पूछ रहे हैं आप? हम समझ नहीं पाए शायद बेसिकली, किसी वजह से राब्ता इनसे दोबारा नहीं हो पाया। दूसरे कॉलर को लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से। जी अपना सवाल बताइए। मैं DMLT किया है। ठीक है जी। तो इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा जो मेरे कैरियर के लिए अच्छा है? देखिए बेहतर तो ये है कि आप BMLT भी करें, BSc जो आपकी होती है खासतौर से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। लेकिन आपने DMLT किया है तो आपको कुछ दिन काम करना अगर आप चाहते हैं, आपकी ज़रूरत है, तो आप किसी भी पैथोलॉजिकल लैब के साथ अटैच हो सकते हैं, उनके साथ काम करिए। वरना हमारा मशवरा ये है कि आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन को बढ़ाना चाहिए। आगे फर्दर आप BSc करें, उसके बाद आप फर्दर और आगे जाएं। लेकिन BSc कम से कम करने से आपको बेनिफिट होता है कि आप और आगे आपका करियर एनहांसमेंट में आपको इजी रहता है, क्योंकि DMLT में आपका स्कोप जो है लिमिटेड हो जाता है। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो हेलो जी अपना सवाल बताइए। मैं 10th में पढ़ रहा हूँ। वेरी गुड। ठीक है, सवाल पूछिए। मैं 10th में पढ़ रहा हूँ, मुझे कैसे मेहनत करनी चाहिए? अरे वेरी गुड। देखिए हम अभी आपके ताल्लुक से ही बात कर रहे थे बेटा। अब आपका क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं और आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 10वीं का एग्ज़ाम थोड़ा मुश्किल इम्तहान होता है, ख़ासतौर से बच्चे पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं 10वीं में। तो आपको थोड़ी सी अपने कहते हैं ना मैनेज करना होगा, टाइम मैनेजमेंट करना होगा। जिस तरह से चैप्टर्स होते हैं आपके सब्जेक्ट वाइज, आप हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स को गिन लीजिए, कितने चैप्टर्स आपको टोटल पढ़ने हैं, कितने दिन आपके पास बचे हैं,
उस हिसाब से सबको बांट लीजिए अपने दिनों में कि मुझे इस दिन 2 चैप्टर पढ़ने हैं, इस दिन 3 चैप्टर पढ़ने हैं, इस दिन 1 चैप्टर पढ़ना है, और पूरा शेड्यूल बनाइए, उसके हिसाब से तैयारी करिए। और प्री बोर्ड्स अगर आपके यहाँ होते हैं तो प्री बोर्ड्स में पहले खूब मेहनत करिए, उसके बाद बोर्ड्स में आपको रिवीजन करना होगा, आपको प्री बोर्ड्स में अंदाज़ा हो जाएगा आपकी कहाँ कहाँ कमी है, उसको पूरा करके आप तैयारी करिए, लेकिन खूब मेहनत करिए। यही जो ख़ास तौर से अगले 2 महीने ये बहुत अहम है आपकी पढ़ाई के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो जी, सवाल बताइए। जी, नुमान बोल रहा हूँ कश्मीर से। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में जी, और आगे अब आप क्या मैं एमटेक के लिए जाना चाहिए? क्योंकि मैं प्रोबेबली कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी अब्रॉड में कहीं पे स्टडी हो जाए अगर मेरा एमएस या एमटेक हो जाता है। देखिए, हमारी नौमान साहब आपको राय ये है कि आपको बिल्कुल 100% अपना मास्टर्स बाहर से करना चाहिए। मेरा अपना पर्सनल सजेशन ये है और मैं यही सजेस्ट करता हूँ ख़ासतौर से अपने स्टूडेंट्स को भी कि आपको एक डिग्री हिंदुस्तान से बाहर जाकर लेनी चाहिए और ख़ासतौर से मास्टर्स की डिग्री। और एमएस जब आप करें तो एमएस बाय रिसर्च करिए। और जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपको एक चीज़ और मैं बताऊँ कि कुछ ऐसी जगह हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मिसाल के तौर पर ताइवान एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, हांगकॉन्ग एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, जहाँ पर इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी रैंकिंग टॉप 50 में, टॉप 20 में आती है जिनके कोर्सेज़ की। और ताइवान को हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ख़ास तौर से वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है। तो आपको ज़रूर आइडेंटिफाई करनी होंगी कुछ यूनिवर्सिटीज़, इसलिए मैंने इन डेस्टिनेशंस के नाम लिए। इसके अलावा यूरोप एक अच्छा डेस्टिनेशन है, जर्मनी बहुत अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है। जर्मनी में भी आपकी काफ़ी ट्यूशन फ़ी वेवर मिलता है आपको, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करती। तो इस तरह के आपको यूनिवर्सिटीज़ को आइडेंटिफाई करिए और एमएस बाय रिसर्च ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो उसमें आपकी ट्यूशन फ़ी वेवर होता है। जी, बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो, शायद किसी वजह से इनसे राब्ता हमारा नहीं हो पाया। वालेकुम सलाम जी, सवाल पूछिए। जी, मैं कश्मीर से बोल रही हूँ। जी बताइए। जी, मैंने एमएससी किया हुआ है जूलॉजी में, तो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूँ। आप पीएचडी करिए। जी नहीं, एमएससी किया हुआ है मैंने जूलॉजी में, अभी मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया हुआ है एमएससी। हमारा मशवरा ये है कि आपको पीएचडी करनी चाहिए और टीचिंग में आना चाहिए। आप अच्छी प्रोफेसर बनिए, हमारे यहाँ अच्छे प्रोफेसर्स की बहुत ज़रूरत है। जी, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा किस यूनिवर्सिटी वगैरह में करूं। देखिए, यूनिवर्सिटी उसके लिए आपको एक तो या तो नेट की तैयारी करनी होगी या आपको पीएचडी के जो टेस्ट होते हैं उनकी तैयारी करनी है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप नेट को ज़रूर दें और कोशिश करें कि आप जेआरएफ क्वालिफाई करें, जिससे कि आपको एक अच्छी स्कॉलरशिप भी मिले, फेलोशिप भी मिले और आप अपनी रिसर्च कंप्लीट करें। बिल्कुल। और लगातार फ़ोन कॉल जो है हमारे साथ लाइन पर हैं सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मैं आकाश हफीज मीर हूँ। जी जी जी, मैं इस साल 10th क्लास में हूँ। जी मैम, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसे प्रिपेयर करूँ 10th? क्या मैं स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना करूँ कि या बाद में एग्जाम्स तक पूछने से पहले जो 2-3 महीने बचते हैं उनमें मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करना करूँ? मैम, अगर आप मुझे बता देंगे तो इट विल बी ऑल। बिल्कुल। और रेहान साहब, क्योंकि एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम नजदीक आ गए तो बच्चे भी हमें कॉल कर रहे हैं। लगता है और बच्चों को देखिए हम बताएंगे, बेटा आपको कंसिस्टेंट प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपको अपनी इकट्ठा नहीं करना चाहिए कि सिर्फ एग्जाम जब करीब आ जाएंगे जब आप तैयारी करेंगे। आपको अपना पीरियडिकल जो है तैयारी ज़रूर करनी चाहिए और हर स्कूल में पीरियडिकल टेस्ट होते हैं। अगर नहीं भी होते हैं तब भी आपको अपने पूरे सिलेबस को ब्रेक कर लेना चाहिए। अपने टीचर से आप ज़रूर मशवरा करिए और तैयारी डे 1 से आप करना शुरू करिए। और आपको आखिर में जाके आपको सिर्फ रिवीजन का वक्त मिलता है जब आप एग्ज़ाम में, और जब आप रिपीट करेंगे तो और आप कोशिश ये करिए कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें और बाद में सिर्फ रिवीजन आपके पास रह जाए, तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा एग्जाम में। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी, अपना सवाल बताइए। जी, मुश्ताक। हाँ, सवाल पूछिए। आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। ये पीएचडी के लिए एडमिशन करना था जेएमआई से, तो मैम उसके लिए मुझे कब इंटरव्यू देना है?
देखिए JMI के जो अभी आपको जनवरी में आप चेक करिएगा वेबसाइट, जो भी फॉर्म्स आएंगे उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। जनवरी फर्स्ट वीक में आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही यूनिवर्सिटी खुलेगी विंटर वेकेशंस के बाद, आप उसके बाद चेक करिए, जब भी डेट आए उसका ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। और उससे पहले अगर आपने नेट वगैरह दिया हुआ है तो आपको एग्जामेशन मिलता है PhD एग्जाम के लिए, PhD के एडमिशन टेस्ट के लिए। बिल्कुल। और प्रोफेसर साहब, हम अपने सभी नाजरीन से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी टीवी की आवाज़ बंद करके हमें कॉल करें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, सभी कॉलर्स का जवाब दिया। फिलहाल वक्त अब सभी नाजरीन से इजाज़त लेने का हो गया है। नाज़रीन, अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए News 18 उर्दू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।